ओके, तो आयनिक इक्विलिब्रियम में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे लिखा होगा ना लास्ट लेक्चर का, वही देख लेते हैं, रिवाइज करते हैं। मैंने आयोनिक इक्विलिब्रिया का मतलब बताया था आपको। ओके, तो अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना है स्पेसिफिकली, तो आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट प्रेफर करोगे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में आयोनिक इक्विलिब्रिया फाइंड आउट करोगे? इलेक्ट्रोलाइट। वीक में, क्यों? क्योंकि उसमें अनायोनाइज मॉलिक्यूल होता है और आयन आयोनाइज्ड कम होगा, बिकॉज वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में ऑलमोस्ट सारे आयंस डिसोसिएट हो जाते हैं, ऑलमोस्ट सारे हो जाते हैं, ठीक है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट में ज्यादा डिसोसिएट रहते हैं, और सॉरी ज्यादा मॉलिक्यूल रहते हैं जो आयोनाइज नहीं होते हैं, और बहुत कम ही आयंस फॉर्म होते हैं या तो नहीं फॉर्म होते हैं। ओके, ये बताया तो मैंने, सिंगल एरो डबल एरो, हमेशा स्ट्रॉन्ग के लिए हम सिंगल एरो प्रेफर करेंगे कि वो कंप्लीट आयोनाइज्ड होते हैं, और वीक के लिए रिवर्स एरो, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो भी आयंस बनते हैं अनस्टेबिलिटी की वजह से, वीक होने की वजह से वापस से वही मॉलिक्यूल बन जाते हैं, इसलिए उसमें रिवर्स एरो का यूज करते हैं हम लोग। ये सब आपका इंट्रो था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सॉरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम जो ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने जो पढ़ा हुआ था सेम वही चीज है। एग्जाम्पल थोड़े से ध्यान रखने हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? अल्फा, बहुत इंपॉर्टेंट है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अल्फा। इसमें क्या होगा अल्फा में, कि कितना आयन है, टोटल नंबर ऑफ कितना मोल्स ले रहे हो वो, और उसके ऊपर रहेगा कितने डिसोसिएट हुए। अगर आपके पास 100 मोल्स है, उसमें से 20 डिसोसिएट हुए, और अगर आपको इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है तो 20/100 करोगे। अगर मैंने वही बोला कि उसका परसेंट निकालो तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे। ये सबने नोट डाउन किया था लास्ट लेक्चर? यस, नोट डाउन किया था? ओके ओके। उसके बाद अरेनियस के हिसाब से एसिड और बेस क्या होता है? ओके, अरेनियस के हिसाब से एसिड वो है जो क्या करता है, हाइड्रोजन आयन देता है, और बेस वो है जो OH आयंस प्रोड्यूस करता है। तो सिंपल है, एसिड में अपने को भी पता है H है, और बेस रहेगा मतलब उसमें OH है, तो अगर एसिड रहा तो उसमें हाइड्रोजन रहेगा और वो H+ आयंस बाहर निकालेगा। बेस है तो उसमें OH रहेगा और उसमें से OH आयंस बाहर जाएंगे, बराबर। अब मुझे ये बताओ, अगर आप वाटर का जो नेचर है वो एम्फोटेरिक है, तो वो कौन से थियरी से आप बेटर एक्सप्लेन करोगे, अरेनियस थियरी और ब्रॉन्स्टेड थियरी? ब्रॉन्स्टेड। ब्रॉन्स्टेड थियरी। ब्रॉन्स्टेड थियरी म्हणजे मीन्स व्हाट? यस बोलो। हेलो बोलो, क्यों ये वाली थियरी, ऊपर वाली क्यों नहीं? हेलो, आवाज आ रही है ना? यस मैम। हाँ आ रही है, बोलो फिर। H क्योंकि प्लस डोनेट और एक्सेप्ट करेगा इसलिए। इसके लिए हम लोग हाइड्रोजन जो ऊपर एम्फोटेरिक नेचर में सिर्फ हाइड्रोजन से रिलेटेड बात कर रहे हैं। जो हाइड्रोजन बाहर निकाल रहा है, हाइड्रोजन दे रहा है, वो एसिड है। जो हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है वो बेस है, एज पर ब्रॉन्स्टेड वाली थियरी, लोरी थियरी। और जो ऊपर हमने थियरी पढ़ी उसमें एसिड के लिए हाइड्रोजन निकल रहा है और बेस के लिए OH निकल रहा है। तो डिफरेंस समझा अरेनियस और ब्रॉन्स्टेड वाले में? यस, है दोनों सब सेम ही सॉरी सेम ही, बट खाली क्या है, टर्म्स अलग अलग लगा दिया, डेफिनेशन घुमा दिया, दैट्स इट। ओके, समझा? अब इसको एक्सप्लेन करूं, ब्रॉन्स्टेड लॉरी थियरी। यस मैम। हाँ, अभी देखो, हम लोगों ने अभी देखा कि जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी थियरी है उसके हिसाब से एसिड वो है जो हाइड्रोजन देगा, और बेस वो है जो हाइड्रोजन लेगा। तो इसका एग्जांपल मैं इसी स्लाइड में एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, अभी यहाँ पे जैसे HCl है, तो HCl क्या करेगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, डोनेट करेगा, बराबर। और अमोनिया में बोल रही हूँ बेस है, तो ये क्या करेगा,
एक्सेप्ट। हाँ, ये यहाँ पे लिखती हूँ कि ये हाइड्रोजन डोनेट करेगा और ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा। ओके, तो अब देखो, अगर मैं दोनों का रिएक्शन करा रही हूँ, एसिड बेस रिएक्ट होते हैं? यस? Yes. यस? बीच बीच में बोला करो ना, मुझे ऐसा लगता है कि आवाज नहीं आ रही क्या मेरी। दोनों रिएक्ट करेंगे, HCl एज अ एसिड और अमोनिया एज अ बेस। तो अब बताओ, इसमें एक रिएक्शन होगा, सॉरी, इसमें रिएक्शन होगा, तो HCl क्या करेगा? हाइड्रोजन डोनेट करेगा। तो उसको एक्सेप्ट कौन करने वाला है? अमोनिया। अमोनिया। तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि HCl ने हाइड्रोजन डोनेट कर दिए, Cl माइनस कर दिया, और वही हाइड्रोजन किसने एक्सेप्ट किया? अमोनिया। वो क्या बन गया? NH4. NH4 प्लस। ये सब लोग लिखो। फिर एक चीज बताती हूँ, एक वर्ड बताती हूँ, वो वर्ड ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि HCl जो है वो अपना एसिड है जिसने H प्लस बाहर निकाला, अमोनिया अपना बेस है। ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा कि एसिड वो है ना जिसके पास H प्लस हो और वो डोनेट कर सके, बराबर? यस? Yes, ma'am. तो Yes, देखो, ma'am. अभी मुझे बहुत समझ के आंसर करना कि HCl एक इंग्रेडिएंट मॉलिक्यूल जो भी है उसके पास H प्लस है, इसके लिए वो एसिड है, और अगर उसने अपना H प्लस डोनेट कर दिया तो वो खाली Cl माइनस बचा। तो Cl माइनस मतलब कि H प्लस डोनेट करने के बाद Cl माइनस खुद क्या रहेगा? एसिड रहेगा कि बेस रहेगा? बेस। पक्का? सही बोल रहे हो? हाँ, Yes. yes, ma'am. क्योंकि देखो, अब अगर मैं बात करूं Cl की, तो इसके पास तो H प्लस है नहीं, तो काय का एसिड। ठीक है, वो अपना एसिडिटी खो चुका है, लॉस कर चुका है, तो अब ये कॉन्जुगेट बेस होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कॉन्जुगेट का मतलब भी क्या होगा। जब कोई एसिड हो और वो H प्लस अपना किसी को डोनेट कर दे, यानी कि जो अपने H प्लस मतलब वही उनकी एसिडिटी का स्ट्रेंथ रहता है, किसी को दे दे, तो वो बेस नहीं, बेस टाइप हो जाते हैं, एक्चुअली एग्जैक्टली बेस नहीं हो जाते, इसलिए उसको हम लोग कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। सेम ऐसे बेस है, इसने क्या किया? दूसरे का प्रोटॉन क्या कर लिया है? क्या कर लिया है? Except. एक्सेप्ट कर लिया है। अब इसके पास हाइड्रोजन आ गया है, तो अब ये लिटिल बिट एसिड जैसा बिहेवियर दिखाएगा? यस और नो? क्योंकि अब इसके पास प्रोटॉन है ना, इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है HCl का दिया हुआ, तो अब ये लिटिल बिट एसिड जैसा रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो। जो Yes, एक्सेप्ट ma'am. करते हैं वो बेस रहता है ना। ये ठीक है, अभी ये अमोनिया था, अमोनिया बेस था, लेकिन NH4 प्लस क्या रहेगा? अपने तो उसने हाइड्रोजन ले लिया ना, अमोनिया तो डेफिनेटली बेस है, NH3 तो बेस है, लेकिन उसने क्या किया? HCl का प्रोटॉन ले लिया, तो अब ये NH4 को मैं ऐसे लिखूंगी, मतलब NH3 तो था ही, प्लस उसने हाइड्रोजन भी ले लिया, तो ये हाइड्रोजन होने की वजह से लिटिल बिट एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाएगा। समझा मैंने क्या बोला? नो मैम। अच्छा, मैं वापस से बताती हूँ। मैं डायरेक्ट सॉल्ट क्यों नहीं बनाता NH4Cl? NH4Cl बनता है ना, सॉल्ट तो बनता है डायरेक्टली, हम लोग अलग अलग लिखे समझने के लिए, NH4Cl ही रहेगा। कॉन्जुगेट सॉल्ट ही बनता है एक्चुअली में, एसिड। इनका जो टेक्स्ट बुक वाले हैं, इनका बोलने का मतलब खाली ऐसा है कि HCl आपका एसिड है, बट उसने अपना H अमोनिया को दे दिया, तो अब इसके पास H यहाँ नहीं है, तो ये एसिड से, जब अपना कोई भी एसिड है अगर अपना H किसी दूसरे को दे दिया, तो अब वो एसिड कहला सकता है? बोलो। नो मैम।
नहीं कहलाएगा ना, क्योंकि H की वजह से ही HCl एसिड था और उसने अपना H किसी दूसरे को दे दिया, तो अब वो एसिड नहीं, वो कॉन्जुगेट बेस होगा। कॉन्जुगेट बेस मतलब ये होता है कि एक टाइम पे ये एसिड था बट इसने अपना H किसी को दे दिया है। समझा? यस, इतना Yes, ma'am. समझा? ऐसा बेस है। बेस मतलब क्या? वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। अभी अपने पास अमोनिया फ्रेश बेस है, बस उसने क्या किया, किसी दूसरे का प्रोटॉन ले लिया। अब वो प्रोटॉन रखा हुआ है अपने पास, प्रोटॉन रखा हुआ है मतलब उसने अपने पास एसिड रखा हुआ है। प्रोटॉन का मतलब एसिड कैरेक्टर ही हुआ ना। अमोनिया खुद तो बेस है बट उसने HCl वाला H अपने पास रखा हुआ है, एसिड कैरेक्टर अपने पास रखा हुआ है। तो था तो पहले बेस बट हाइड्रोजन हथियाने के बाद वो कॉन्जुगेट एसिड हो गया है। तो कॉन्जुगेट वर्ड से पता चलता है कि पहले ये बेस था बट उसने कहीं से तो प्रोटॉन का जुगाड़ किया है और वो कॉन्जुगेट एसिड हो गया है। वर्ड समझे मैंने क्या बोला? हम आपने डेफिनेशन में H+ एक्सेप्ट करेगा तो बेस लिखा है, H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो बेस आएगा। H प्लस एक्सेप्ट कौन करता है? वो बेस करता है। ये बताया है मैंने कि H प्लस लॉस करने वाला एसिड होता है, H प्लस एक्सेप्ट करने वाला बेस होता है। तो जो HCl ने H लॉस किया है उसको अमोनिया ने एक्सेप्ट किया है। क्यों? क्योंकि अमोनिया बेस है। अब अमोनिया जब H प्लस ले लिया है बेस होके, तब वो अमोनिया NH3 नहीं रहा, अब वो NH4 प्लस हो गया है। रिएक्टेंट साइड में वो NH3 था, बेस था, तभी उसने हाइड्रोजन ले लिया। हाइड्रोजन लेने के बाद नाउ इट इज NH4 प्लस, अमोनियम का आयन फॉर्म हुआ है। तो अब ये भी अमोनिया है? नहीं, NH3 अमोनिया, ये अमोनियम के आयन है। तो अब ये कॉन्जुगेट एसिड है क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है जो कि एसिडिटी को रिप्रेजेंट करता है। समझा? अमोनिया इज बेस बट उसका आयन जिसने एक्स्ट्रा H प्लस लिया हुआ है वो कॉन्जुगेट एसिड है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि जैसे अपने को पता है एसिड, एसिड में चलो मान लिया H2SO4 एसिड है, कितना प्रोटॉन डोनेट कर सकता है ये? तो 2 प्रोटॉन बाहर निकाल सकता है। ठीक है, चलो इसने 2 प्रोटॉन बाहर निकाल दिए। अब क्या बचा इसके पास? खाली SO4 माइनस बचा ना, 2 प्रोटॉन किसी को देने के बाद। तो मैं बोल सकती हूँ कि SO4 भी एसिड है? अब नहीं, H2SO4 एसिड था क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन था। जब इसने 2 हाइड्रोजन किसी को दे दिया तो अब ये एसिड रहा ही नहीं, अब ये बेस हो गया है। और इसके आगे हम कॉन्जुगेट लगाते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि एक टाइम पे ये एसिड था और इसने अपने हाइड्रोजन जो भी थे किसी को दे दिए, अब ये बेस हो गया है हाइड्रोजन लूज करके। सेम ऐसे अगर मैं लिख रही हूँ NaOH, मान लो, आई डोंट नो ये वैलिड एग्जांपल है कि नहीं बट आप रिलेट कर सकते हो। ये एक मैंने बेस लिया, ठीक है, बेस का कैरेक्टर क्या होता है? हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट बराबर है? बराबर। तो इसने क्या किया, चलो मान लिया NaOH है, उसने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लिया। तो अब इसके पास हाइड्रोजन आ गया है और हमको ये पता है जिसके पास हाइड्रोजन हो वो एसिड होता है कि बेस होता है? बोलो, जिसके पास हाइड्रोजन हो वो क्या होता है? बोलो। एसिड। एसिड। तो पहले ये खाली NaOH था तो प्योर बेस था, बट उसने अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से बेस हाइड्रोजन एक्सेप्ट करते हैं, तो अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया, नाउ वो बेस से बन गया है कॉन्जुगेट एसिड। ये समझा अभी कि नहीं समझा? खाली इतना बताओ। यस मैम। ओके, तो हमेशा ध्यान रखना है एसिड वो है जो प्रोटॉन बाहर निकालते हैं और प्रोटॉन बाहर निकालने के बाद उनका एसिडिक कैरेक्टर खत्म और वो कॉन्जुगेट बेस बन जाते हैं। बेस वो है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, प्रोटॉन लेने के बाद यानी कि H प्लस लेने के बाद वो एसिड हो जाते हैं, उनका बेसिक कैरेक्टर खत्म। समझा? यस यस मैम। यस। ओके, तो खाली इतना ध्यान रखना है। और कॉन्जुगेट मतलब अगर मैं बोल रही हूँ कि ये कॉन्जुगेट एसिड है तो आपको दिमाग में रखना है कि एक टाइम पे ये बेस था, इसने कहीं से तो हाइड्रोजन लेके कॉन्जुगेट एसिड हो गया है। अगर मैं बोल रही हूँ कॉन्जुगेट बेस है तो आपको माइंड में रखना है कि ये पहले एसिड था
बेचारा कहीं से अपना प्रोटॉन और प्रोटॉन लॉस कर दिया है तो वो कॉन्जुगेट बेस बना है। जैसे अभी कहते हैं ना इंडिया में क्या बोलते हैं, कुछ रेफ्यूजी होते हैं, मतलब इनको यहाँ की नेशनैलिटी तो है बट कहीं दूसरी कंट्री से आए हैं, ऐसे एक वर्ड से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। सुना है आपने वर्ड रेफ्यूजी वगैरह, कुछ तो रहता है, सुना है कि नहीं सुना है? नो मैम। ऐसा है, मतलब कुछ तो है, स्पेशली पाकिस्तान से जो लोग आए थे पहले से यहाँ थे तो उनको एक अलग टाइप का वर्ड है। और जो टेररिस्ट। क्या बोलते हैं, टेररिस्ट। टेररिस्ट नहीं, टेररिस्ट तो हमला करते, वो नहीं वो नहीं। जब अपना बंटवारा हुआ था तो जो मोमेडियन इंडिया में थे वो प्रॉपर इंडियन हुए, लेकिन जो क्या पता नहीं, मुझे भी ठीक से पता नहीं है, पाकिस्तान से आए हैं उनको अलग है, उनको कहा जा नहीं 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 बताती हूँ, नाउ आई गॉट। पाकिस्तान में जब बंटवारा हुआ था तो आप लोगों ने नहीं पढ़ा था हिस्ट्री में? सीरियसली था कि नहीं था, पाकिस्तान के बारे में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? नो मैम। नहीं पढ़ा नो था? मैम, मुझे सिर्फ ये पास्ट हिस्ट्री था। अच्छा नहीं था, मुझे तो और मुझे था। क्या हुआ था उसमें बस। क्या होता है बताती हूँ। पाकिस्तान में ज्यादा मोमेडियन लोग थे, ठीक है, जब 1971 में ये बंटवारा हुआ था ना, तो जो पाकिस्तान के मोमेडियन थे वो वहाँ के पक्के नेशनैलिटी वाले थे, मतलब पक्के नेशनैलिटी वाले थे। और पर जो हिंदी अपने हिंदुस्तान में इंडिया में मोमेडियन थे ना, वो तो वहां जाएंगे ना। तो जो यहाँ के मोमेडियन इंडिया के मोमेडियन पाकिस्तान में गए 1971 में, उनको कुछ तो वर्ड बोलते हैं, रेफ्यूजी या कुछ तो बोलते हैं। तो ना वहाँ के लोग ना थोड़ा सा रेफ्यूजीज। रेफ्यूजीज ही बोलते हैं ना। हाँ तो यस पता मैम। है वहां में जैसे एक मतलब यहाँ कैसे बोलते हैं कि आप अलग कास्ट के हो, आप अलग कास्ट के, जैसे हम लोग अगर नॉर्थ इंडिया से आए हैं तो कहते हैं ना ये महाराष्ट्रियन है, ये नॉर्थ इंडियन से आए हैं, ऐसा बोलते हैं। बट हम लोग सब एक जैसे ही हैं, है तो ओवरऑल इंडियन ना। वैसे उन लोग ओवरऑल मोमेडियन है, लेकिन जो पाकिस्तान में पहले से रहते आते थे ना, उनका ज्यादा वर्ड चलता है। इंस्टेड जो इंडिया से भाग कर गए, आखिर दोनों ही मोमेडियन है बट डिफरेंस समझ रहे हो, ये इंडिया के हैं, इंडिया वाले मोमेडियन है, इसलिए उनको अलग उतनी फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। ऐसा तो यहाँ पे भी हम लोग उससे रिलेट कर सकते हैं, हल्का सा एसिड है, लेकिन एक बार अगर उसने H+ लॉस कर दिया तो वो काई के एसिड है, वो बेस बन गए, लेकिन वो कॉन्जुगेट बेस है। वो कहीं से कहीं ना कहीं से क्या करेंगे, वापस से अपना प्रोटॉन पाएंगे तो वापस से एसिड बन जाएंगे। ठीक है, ओके। सबकी तबीयत ठीक है? आप यस लोगों किसी को Yes, कुछ ma'am. हुआ नहीं, कोरोना No. वोरोना? हुआ था मैम। नहीं हुआ, मेरे को तो 6-7 दिन से पता नहीं कोरोना हुआ है कि क्या हुआ है, भगवान जाने। मैम ऐसे ही चलता रहता है वो 7-10 हाँ वो 10 दिन तक चलता रहेगा। पता नहीं क्या रहता है, एकदम से दिमाग खराब रहता है। ओमनिक्रॉन मैम। हाँ ओमनिक्रॉन। ओमिक्रॉन हो भी सकता है, ओमिक्रॉन हो भी सकता है, डेल्टा पता नहीं क्या हो। मैम आप आराम कर लो। आराम तो किया उस दिन लेक्चर से, ऐसा ऐसा नोजिया टाइप फील हो रहा था, अभी वोमिट होगा, अभी होगा, अभी होगा, दिमाग खराब हो गया, फिर मेरे को हुआ ही नहीं। अभी खाली सर्दी है बस, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ओके, इसे ट्रांसफर होता है क्या ऑनलाइन लेक्चर से? No. मतलब बांट देती है आप लोगों को? होता है मैम। होता है? कौन बोला होता है? पूरे वीडियो ऑन इससे करके हो जाता है। है। होता है? आपने वीडियो ऑन किया तो नहीं हो। हाँ वीडियो ऑन होगा तो और होगा। मेरे को देखो ही मत, इतना चंपू टाइप हूँ, वेट वैसे तेल वेल लगा के। चलो अभी ये दोनों बताया ना, कौन सी थियरी बताई, अरेनियस की और ब्रॉन्स्टेड की। अब अपने को करना है लिविस थियरी। 3 थियरी, हाँ, पहला वाला कौन सा है, फर्स्ट वन? अरे अरे यार इतना बड़ा दुख है स्पेलिंग का, शायद आर के बाद एच है ना। अरेनियस थियरी, अरेनियस थियरी में क्या था कि एसिड है तो हाइड्रोजन रहेगा उसके पास, बेस है तो OH रहेगा उसके पास। ब्रॉन्स्टेड लोरी थियरी में क्या है, क्या है? डोनेट करेगा H+ और वो और एसिड रहेगा और फिर एक्सेप्ट करेगा H। एक्सेप्ट करेगा, वेरी गुड वेरी गुड। और इसी में आप ब्रॉन्स्टेड लोरी थियरी में ही आपको एक्सप्लेन करना रहेगा, मतलब में नहीं, एज पर ब्रॉन्स्टेड लोरी थियरी आपको एक्सप्लेन करना रहेगा कि वाटर
कौन सा कैरेक्टर दिखाता है? एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक। इसका मतलब क्या हुआ? एसिड के साथ बेस रिएक्ट करेगा, हाँ। बेस बनेगा और फिर बेस के साथ एसिड के तरह बिहेव करेगा। यस, अगर उसको एसिड के साथ आप रिएक्ट करने रखे हो तो वो खुद को एज अ बेस रिप्रेजेंट करेगा, और अगर आप बेस के साथ उसको रिएक्ट कर रहे हो तो वो एसिड जैसा बिहेव करेगा। सुपर। थर्ड है आपका लेविस थियरी। सब सेम ही है, बस घुमाया है सेंटेंस को। चलो अब लेविस थियरी करते हैं। अच्छा, एक कॉमन क्वेश्चन है, पूछूं क्या? यस। कोल्ड में, कफ कोल्ड में आप लोगों को भी हुआ होगा, आप कौन से कोल्ड को पसंद करोगे? मतलब नोज रनिंग की वो क्या हो जाता है, एकदम से सांस नहीं चलता कि नाक बंद हो गया है, दोनों में से क्या चूज करोगे? कुछ भी नहीं। बंद कुछ- वाला। बंद वाला? नो, मैं एक बार रनिंग नोज बर्दाश्त कर सकती हूँ, बंद नहीं चलता कि सांस ही नहीं ले रहे हैं, स्पेशली सोने के टाइम। बंद वाला नेजीवियन डाल के खोल देंगे, वो सही रहेगा। अरे वाह, कौन है ये डॉक्टर? आशु, डॉक्टर आशु। ओह, मेरे लिए भी एक पार्सल करवा देना नेजीवियन। मैम आपके एड्रेस मेडिकल में ही है। आपका तो मेडिकल ही है। आपका मेडिकल ही है। अब मेडिकल है तो क्या सब उड़ा दूं इससे ही, बिना पैसे के कैसे यूज करूं? वही ना, किसी के पास जो होता है ना उसको वो चीज मिलता ही नहीं, मन ही नहीं करता, सोचते निकालेंगे तो पैसे मिलेंगे, ऐसा। चल, बिजनेस करेंगे बाद में। अब आते हैं लुइस में। इसमें भी कितने डेफिनेशन रहेंगे? दो, एक एसिड का रहेगा और एक बेस का Base। रहेगा। ओके, इसका क्या हो गया है? यही हैंग हो गया। चलो मैं बोलती रहती हूँ। इसमें क्या होगा, लिखो पहले, एसिड में लिखो, लिखो स्पीसीज दैट Screen एक्सेप्ट, नहीं है। हाँ वो स्टॉप किया, हैंग है। स्पीसीज दैट accept and share, sorry, species that accept a share in an electron pair. और बेस वाले में लिखो species that donate a share in an electron pair. हाँ, मैंने स्क्रीन शेयर किया वापस से। मैम एक बार वापस बोलो ना। हाँ, मैं लिख भी देती हूँ। अरे मैंने इतना लिखा था, इसमें कुछ है ही नहीं। यहाँ तो, यहाँ स्क्रीन दिखा सबको? यस मैम। हाँ, वो 3 सेंटेंसेस लिखे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। यहाँ लिख देती हूँ वापस से। लेविस थियरी, एसिड में लिखो कि स्पीसीज दैट accept a share an electron pair, PAIRE है ना स्पेलिंग, और बेस में लिखो स्पीसीज दैट एक्सेप्ट की जगह डोनेट अ शेयर एन इलेक्ट्रॉन पेयर। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि ये है क्या। इसमें इतना तो समझ में आया कि इन लोगों ने इलेक्ट्रॉन, मतलब लुइस ने इलेक्ट्रॉन पेयर की बात की है। एसिड वो है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और शेयर करेगा, बेस वो है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और शेयर करेगा। अब हम लोग देखते हैं, डोनेट तो समझ में आता है लेकिन शेयर वेयर का फंडा समझ में नहीं आ रहा है। ओके, अब देखो। ओके, अभी ये H प्लस मान लिया एक प्रोटॉन है, ठीक है, प्रोटॉन है मतलब ये एसिड है बराबर, और दूसरा है अमोनिया,
इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते एक लोन पेयर? यस मैम। होते हैं। तो ये मैं मान लेती हूँ, ये मैंने प्रॉपर अमोनिया लिया हुआ है जो कि एक बेस है। ओके, अब अपने को पता है कि ये दोनों रिएक्ट होके NH4 कुछ बनाएंगे, बराबर? यस यस ओके, इसमें किसी को रिएक्शन में किसी को डाउट? नो मैम। ओके, अभी देखो एक चीज आपको समझ में आ रहा है, मैं पहले अच्छे से बताऊंगी और उसमें पूछूंगी भी क्वेश्चन। कलर चेंज कर लेती हूँ तो समझ में आएगा। अभी ये बेस है, अमोनिया है, अमोनिया में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एंड ऑब्वियसली ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होगा। और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो दोनों इलेक्ट्रॉन है एज अ लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर, वही वो बॉन्ड में आए हैं, मतलब इसमें हाइड्रोजन का अपना कुछ इलेक्ट्रॉन है, वो खुद बेचारा अपना इलेक्ट्रॉन गवा के आया है, बराबर ना? यस मैम। तो इसमें क्या हो रहा है, बेस क्या कर रहा है, अपना जो उसने इलेक्ट्रॉन रखा था, ये हम बेस वाला देख रहे हैं, डोनेट ऐसा कुछ लिखा हुआ है, मतलब बेस ने बेचारे ने अपने पास एक लोन पेयर रखा था, वो उसको क्या कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ डोनेट करके शेयर करके बॉन्ड बना रहा है, समझा? यस मतलब मैम। और जो एसिड है वो क्या कर रहा है, H प्लस क्या कर रहा है, वो नाइट्रोजन का एक्सेप्ट करके इलेक्ट्रॉन उससे शेयर कर रहा है, मतलब समझा दोनों? यस, मतलब इसमें आफ्टर ऑल इलेक्ट्रॉन किसके रहते हैं? अमोनिया। अमोनिया, मतलब कि आफ्टर ऑल जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो बेस के रहेंगे। तो बेस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और शेयर करेगा, और एसिड क्या करेगा, वही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और शेयर करेगा, बॉन्ड बनाएगा, समझा ये? यस मैम। यस, तो सेम यही कॉपी कर लो, यहाँ पे अमोनिया 3 बॉन्ड बनाता है, जब 4 बनाएगा तो उससे आयंस का वो लगेगा। मैम एक बार रिपीट करो। हाँ मैं वापस कर देती हूँ, अमोनियम आयन है ये। मैं ये बोल रही हूँ कि ये एसिड, एक एसिड लिया हमने H प्लस, उसको हम अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है? अमोनिया अपने को पता है कि उसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो आपको पिंक कलर का 2 डॉट दिख रहा है, और H प्लस है, H होता तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, H प्लस का मतलब क्या होता है कि उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, बराबर ना? यस मैम। यस, तो अब H प्लस बेचारा खुद ही भूखा, उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अब दोनों के बीच में बॉन्ड तो बनना है, और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन बेचारा सिर्फ नाइट्रोजन दे रहा है, तब वो बॉन्ड बन रहा है, उसमें हाइड्रोजन का कुछ है ही नहीं, समझ रहे हो मतलब? यानी कि अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो ये वाला बॉन्ड बना है, इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो दोनों किसके हैं, नाइट्रोजन के हैं कि हाइड्रोजन के हैं? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से हैं, तो इसका मतलब ये मालूम पड़ रहा है कि नाइट्रोजन ही अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बना रहा है, और हाइड्रोजन क्या कर रहा है, उसी का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बॉन्ड बना रहा है। नाउ गॉट इट? यस मैम। यस, तो इसमें कंक्लूजन ये है कि एसिड वो है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और बेस वो है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बनाएगा। यस यस मैम। यस, तो तीनों थियरी में ध्यान रखना है, अरेनियस में एसिड के पास H प्लस है, बेस के पास OH है। ब्रॉन्स्टेड लॉरी थियरी में एसिड वो है जो हाइड्रोजन डोनेट करेगा, बेस वो है जो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा, सॉरी। लुईस थियरी में इलेक्ट्रॉन के फॉर्म का डेफिनेशन है, एसिड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दूसरे का एक्सेप्ट करके बॉन्ड बनाएगा, शेयर करेगा, और बेस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके शेयर करेगा, ठीक है? शेयरिंग दोनों ही कर रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड बना है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बना है, तो दोनों के बीच में शेयरिंग हो रही है, शेयरिंग कॉमन है, बट यहाँ बेचारा नाइट्रोजन को डोनेट करना पड़ रहा है और हाइड्रोजन को एक्सेप्ट, समझा? इसलिए यहाँ पे शेयर के साथ साथ डोनेट और एक्सेप्ट लिखा है।
मतलब समझा वर्ड्स का? Yes. यस मैम। ओके। मुझे ये बताओ, मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था क्या कि एम्फोटेरिक नेचर क्यों है? रिएक्शन लिखवाया था एक दो कि नहीं कराया था? HCl को H2O के साथ रिएक्ट करवाता है और हाँ NaOH को। वही दोनों हुआ था ना? Yes. यस मैम। ओके। तो ये एसिड के साथ भी रिएक्ट हो रहा है, बेस के साथ भी रिएक्ट हो रहा है, फिर दोनों रिएक्शन के जैसे अब HCl के साथ रिएक्ट करा रहे हो तो HCl एसिड है, तो यहाँ पे वाटर क्या हो जाएगा? बेस। बेस। और अगर अमोनिया के साथ वो रिएक्ट कर रहा है तो अमोनिया तो खुद बेस है, तो वाटर क्या हो जाएगा? एसिड। एसिड। तो इसी के लिए दोनों ये दिखाता है, वो नेचर दिखाता है एसिड और बेस, डिपेंड करता है कि वो किससे रिएक्ट करता है, इसके लिए वो एम्फोटेरिक है, ध्यान रहेगा। और कौन सी थियरी के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन किया गया है? अरेनियस। और ब्रॉन्स्टेड थियरी। हाँ, अरेनियस मत बोलो, मैंने अरेनियस के बाद आपको समझाया था, लेकिन ये ब्रॉन्स्टेड, क्योंकि ब्रॉन्स्टेड में बोला है ना, सिर्फ हाइड्रोजन लिया नहीं, हाइड्रोजन दिया तो प्रोटॉन, लिया तो एसिड। ओके। यस मैम। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर ना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, इजी है बताने को। ओके। अब हम लोग देखेंगे। खराब लगता है चैप्टर। खराब नहीं है, सब उसमें वही है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही है। खराब लगता है यस मैम। थोड़ा सा। कॉलेज में पढ़ाया? कॉलेज वाले सब स्किप करके बैठे हैं। स्किप नहीं किया होगा, फटाफट ऐसे पढ़ाया होगा, उनको भी पता है ना क्लासेस है आपका, तो इतना भी सीरियस नहीं लेते उन लोग। अरे वो इजी है, इसमें कुछ ध्यान देने की जरूरत है। जैसे काइनेटिक्स पता है, बहुत लोगों को काइनेटिक्स नहीं समझा होगा तो उनको कुछ नहीं समझेगा, लेकिन बहुत लोगों को चैप्टर लगेगा क्या है, चैप्टर में स्टार्टिंग में रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट लॉ है, जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर में तो कुछ करना नहीं है, अरेनियस इक्वेशन है बस, और क्या है पूरे चैप्टर में? सेम इसका भी यही हाल है, समझ गया तो ठीक, नहीं समझा तो कुछ नहीं। यहाँ तक समझा? Yes, ma'am. तीन थियरी में से एक थियरी तो पक्का कहीं ना कहीं आप फेस करोगे, हो सकता है कि टेस्ट वेस्ट में, नॉर्मल प्रीलिम्स वगैरह कहीं ना कहीं बोर्ड्स में चांसेस कम है, बट पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट थियरी है। और एम्फोटेरिक तो पूछा ही जाता है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एम्फोटेरिक क्यों है, तो आपको वाटर का एम्फोटेरिक पूरा एक्सप्लेन करने के बाद थोड़ा सा इसमें ये वर्ड जरूर डालना कि एज पर ब्रॉन्स्टेड लॉरी थियरी, बस अंडरलाइन भी करना उसको। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। आयोनाइजेशन of acid and bases। डालो आप लोग भी हेडिंग। ओके। अभी इसमें हम दो पार्ट करेंगे, एक पार्ट, दो पार्ट। एक साइड एसिड लिखा है, एक साइड बेस लिखा है। अब हमने तीनों थियरी कर ली है, तो अगर मैं ऐसा बोलती हूँ कि एसिड वो है जो प्रोटॉन डोनेट करता है, एसिड वो है जो हाइड्रोजन आयन कंटेन करता है, हाइड्रोजन आयन, हाँ, और एसिड वो है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो तीनों ही करेक्ट होगा, बराबर ना? एसिड के बारे में यस ऑब्वियसली। मैम। और अब हमने जब इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ा था तभी भी अपने को पता था, और एक कॉमन है कि अपने को पता है एसिड दो टाइप का होता है, एक स्ट्रॉन्ग होता है, एक वीक होता है, बराबर? Yes, ma'am. यस। इसमें किसी को कोई डाउट? पीएच के बारे में सबको आइडिया है थोड़ा थोड़ा? यस। यस मैम। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच कितना तक होना चाहिए, मतलब कितना रहेगा अप्रोक्स? हाँ, जस्ट अ मिनट में एक काम करती हूँ, आप लोग मुझे बोलो, मैं एक विक्स ले लेती हूँ। 0 से 1 के बीच में। यस। हाँ, विक्स वीक एसिड का क्या रहेगा? विक्स चाहिए, विक्स। हाँ, थैंक यू। वीक एसिड का क्या रहेगा पीएच? बोलो। 4 to 5 के बीच में। It's हाँ, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो 0 1 2 तक रहेगा, वीक एसिड है तो 3 4 5 6
तक रहेगा, 7 रहा तो न्यूट्रल, न्यूट्रल। बेस में स्ट्रॉन्ग रहा तो 13, 12, 13, 14 के आसपास, वीक रहा तो 7 से लेके 12, 13 के बीच में। ओके यस। अभी अपने को पीएच के बारे में और पढ़ना है, तो थोड़ा सा हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो आप जरा जितने पता है उतने ही बताओ, कुछ ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ये। स्ट्रॉन्ग एसिड बताओ, आपको कौन कौन सा पता है? HCl, सल्फ्यूरिक एसिड। सब कॉन्सेंट्रेटेड की बात चल रही है, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 पता है ना, नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड, सब फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड हम लोग यूज नहीं करते एक्चुअली, H2PO4 उतना लैब में। और HBr, आप लोग लैब अटेंड किए एक भी? Yes, ma'am. देखा आपने क्या क्या रिएजेंट देखे इसमें से? HCl, H2SO4, HNO3. सब देखा? हाँ कॉन्सेंट्रेटेड वाला हाँ. Yes, ma'am. फ्यूम निकल रहा है ना, हाथ पे लेके देखा? नहीं मैम. नहीं देखा? सबने देखा? कोई ऐसा जिसने नहीं देखा हो? हम नहीं देखा। ऐसे मत करो, सच में नहीं मैंने देखा? हाथ किया ही नहीं वो करने। उनका लैब ही खराब है, किसका लैब खराब है? कॉलेज वालों का। बहुत कॉलेज में ये भी हुआ है ना कि लॉकडाउन के बाद कॉलेज खुले तो उसमें केमिकल्स ही नहीं थे, खराब हो गए थे। सब एक्सपायर हो गया था। हाँ मतलब खराब हो गए थे, पता नहीं, मेरे कॉलेज में मेरा भाई बता रहा था, केमिकल्स नहीं थे। ओके, वीक एसिड्स में क्या क्या पता है? मुझे तो दिमाग में खाली एक ही रहता है, बस एसिटिक एसिड। आपके दिमाग में और कोई सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला नहीं पता? सिट्रिक एसिड, ऑक्सिलिक एसिड पता नहीं, शायद कंफर्म नहीं हूँ, बट होगा। और कितना रहेगा? सिट्रिक एसिड तो हम भी खाते हैं, है ना? यस मैम। सिट्रिक Yes. एसिड लिखते हैं खाली, ज्यादा एडवांस नहीं बनते, श्योर वाला ही करते हैं, क्योंकि सिट्रिक एसिड खाते हैं तो इतना स्ट्रॉन्ग तो होगा नहीं। आपको पता है अपने स्टमक में HCl होता है, यस Yes, मैम। ma'am. ऊपर से उसका pH पता है कितना रहता है? 1. नो, उनसे धुआं 1.9 तो 2 के आसपास रहता है, 2.5 के आसपास रहता है। अगर 1 रहेगा तो आपके पेट में से मुंह धुआं निकलेगा। ओके अच्छा, एक ऐसे HCl आ गया तो नॉर्मली पूछ रही हूँ मैं, आप लोग ने कभी ना कभी तो वॉमिटिंग फेस किया होगा। यस मैम। एक्सपीरियंस सबसे अच्छा रहा, बुरा रहा, घटिया रहा? गंदा। गंदा। अच्छा आप लोग यस और नो में आंसर करना। जब भी ऐसा होता है कि हाँ वॉमिट होने वाला है, बस अभी होने, तो मुंह में अजीब सा पानी पानी कुछ तो आने लगता है, Yes, यस ma'am. मैम। यस मैम। क्या रहता है वो? क्या रहता है वो? ना वो सलावे रहता है मे बी। हाँ लेकिन बहुत अजीब सा, नहीं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं आ जाता है वो, और तभी मालूम पड़ जाता है। मुझे तो अक्सर वॉमिट होने, बहुत लोग ऐसे मतलब छोटे बच्चों को नहीं पता रहता है कि उनको वॉमिट होने वाला है, इवन तो उनको तो बचपन में ये भी नहीं पता रहता है कि उनको वॉशरूम जाना है कि क्या है, उनको खुद पता नहीं रहता। मतलब चलने के हालत में होते हैं, उसके बाद भी उनको जल्दी फील नहीं होता कि उनको वॉशरूम जाना है, वो कर देते हैं वॉशरूम, इवन 4-5 साल के बच्चे भी। तो ऐसे ना मुझे पता जैसे वॉमिटिंग होने वाला रहता है ना, मुझे पहले से पता चल जाता है, क्योंकि मेरे मुंह में वैसा आने लग जाता है, वाटरी वाटरी सलाइवा बहुत बढ़ जाता है, तो पता किससे को भी पता चल जाता है। अगर आप लोग फील करोगे तो वो क्या रहता होगा? बेसिक। बेसिक? नो। अच्छा बताती हूँ मैं, देखो हम लोग ने लैब में कॉन्सेंट्रेटेड HCl वगैरह देखा, उसका pH क्या है? 1 के आसपास होगा, 1 नहीं तो 0, 1 ऐसा कुछ तो होगा, बराबर? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, तो अब उसको अगर हम लोग हाथ पे लेते हैं तो क्या होगा? आपने देखा होगा ऑलरेडी इसमें से धुआं निकल रहा है, हाथ में लोगे तो वो जल जाता है। हम लोग के अक्सर हाथ पे छींटे बीटे पड़ते थे, हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते थे तो जल जाता था, जैसे हाथ पे गरम तेल डालते ना, काला काला हो जाता है, जल जाता है बाद में, ऐसा होता था। तो अपने पेट में समझ लो 1 का नहीं लेकिन 2 लेवल तक का HCl है। तो जो स्टमक के इनर वॉल रहते हैं उस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि मतलब वो एसिड के इसको बियर कर सके। ओके,
तो जब भी हम लोग को वोमिटिंग होना रहता है तो वोमिटिंग होते वक्त जो मटेरियल आता है वो कहाँ से आता है? स्टमक का ही रहता है ना, बाहर रिफ्लक्स होता है वो। यस, Yes. यस तो मैम। स्टमक को उस हिसाब से डिजाइन किया है ना कि वो एचसीएल को बियर कर सके, मतलब क्या कहते हैं, एचसीएल उसको नुकसान ना पहुंचा सके आपके स्टमक के वॉल को, इस हिसाब से स्टमक का वॉल बनता है। लेकिन अगर आपको उल्टी हो रही है, वॉमिट करना चाहते हो और वही एचसीएल अगर मुंह में आ गया तो क्या हालत होगी? समझे मैं क्या बोल रही हूँ? क्योंकि मुंह का मतलब माउथ का जो सेल है वो उस हिसाब से नहीं बना है कि वो उतनी एसिडिटी को झेल सके। तो इसके लिए जब भी आपको वॉमिट फील होता है ना, तो आपका ब्रेन से कि क्या पता नहीं कहाँ का क्या सिग्नल है, बायो में पढ़ोगे, वो सलाइवा जो रिलीज होता है ना, वो एक तरह का केमिकल है। वो केमिकल प्रिवेंट करता है कि जब आप वोमिट कर रहे होगे तो जो एसिडिटी रहेगी, क्योंकि वो एसिड स्टमक से आया है ना, तो उसमें जो एसिड रहेगा वो आपके मुंह के माउथ के सेल्स को किसी भी तरह से डिस्ट्रॉय ना करे, कुछ हार्म ना करे, उसके लिए रहता है। पता था आपको ये? No, ma'am. नो मैम। मैम नहीं ना, अभी आपको रहेगा शायद बायो में, मतलब अच्छा कुछ तो है, मैसेंजर वैसेंजर करके वर्ड उसमें यूज हुआ है, प्रॉपर वर्ड है, पढ़ोगे तो पता चलेगा, बट यही है। तो मैम इसी, हाँ बोलो ना। वॉमिटिंग टाइम में फूड ऊपर से आता है वो जनरेटर। हाँ, मुझे भी उतना तो नहीं पता बायो का, वरना मैं आपको बायो ही पढ़ाती। सीलिया सीलिया तो मेरे ख्याल से वो तो इसमें रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, फूड को आगे ढकेलने के लिए। मैं भी गले में भी रहता है ना, हाँ, विलय, गले अच्छा में मेरा भी भाई, रहता है। मेरा भाई मुझे बता रहा है उसको विलय बोलते हैं, विलय। ओके, नहीं नहीं मुझे वो आइडिया नहीं, बट इतना पता है कि कुछ तो, और हाँ, अब याद आया, वो जो फूड पाइप रहता है ना, उसपे ना वो रहता है, क्या बोलते हैं, इसमें हम लोग पढ़े थे ना, हार्ट वॉल में क्या रहता है जो रिफ्लक्स बैक को रोकता है? नहीं, एपिग्लॉटिस तो गले में होता है। Sure. वॉल 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 बोलते हैं ना, वॉल, 4 वॉल्व होते हैं जो बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं हार्ट में। बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड। हाँ, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड। ऐसे अपना जो फूड पाइप है ना, इसमें भी ऐसा कुछ वॉल्व रहता है, उसका नाम देखोगे समझेगा, कुछ तो वॉल्व का नाम है। अब वो जब ज्यादा एसिडिटी बढ़ जाती है ना, ओवर हाइपर, तब वो वॉल्व खुल जाता है और बैक रिफ्लेक्शन होता है, उसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, स्टमक का रिफ्लेक्स एक्शन। कुछ तो है, देखो गूगल करोगे आपको दिखेगा। जो अपना फूड पाइप है ना, उसमें स्टमक से खाना, क्योंकि देखो हम सोते हैं, हम उल्टा योगा करते हैं, तो उल्टा अगर योगा करेंगे तो फिर अपना पेट का खाना मुंह में आ जाना चाहिए ना, वापस आता है? नो नहीं, क्योंकि वो वॉल्व बैक फ्लो प्रिवेंट करता है। बच्चे को कितना उल्टा करके मारते हैं, तो वो थोड़ी ना उल्टी कर देता है सारा दूध, नहीं करता। फिर जैसे ज्यादा एसिडिटी अगर पेट में होती है, हाइपर एसिडिटी बन जाती है, ओवर हो जाता है, तब वो एचसीएल के रिफ्लेक्स एक्शन से वो वॉल्व खुल जाता है, वॉल्व खुलता है तो खाना उल्टा आता है, ऐसा। बाकी तो मुझे ऐसा कुछ आइडिया नहीं है, मतलब पढ़ा था मैंने भी, ऐसा नहीं है फार्मेसी में, लेकिन इतना यूज बार बार रिपीट नहीं करते ना, तो ध्यान में नहीं रहता है ऐसा। इंटरेस्टिंग है, लेकिन बायो काफी इंटरेस्टिंग है। आपको पता है ब्रेन, अपने इंटेस्टाइन का अपना अलग नर्वस सिस्टम होता है, पता है? इंटेरो नर्वस सिस्टम है शायद उसका नाम। मतलब आपको कितना थर्स्ट, कितनी भूख लगी है, कैसे मालूम पड़ता होगा कि आपको भूख लगी है? कैसे मालूम पड़ता है आपको प्यास लगी है? और कितना एचसीएल सिक्रीट करना है? अभी चलो मान लिया डेली का 2 ml 5 ml एचसीएल सिक्रीट करना है, ठीक है, डेली का खाना, मतलब 5 ml वो सिक्रीट कर रहा है, ऑन एन एवरेज बता रही हूँ, ऐसे कुछ फिक्स नहीं है। एक दिन आप खाना नहीं खाए और उसने 5 एचसीएल सिक्रिएट कर दिया, तो फिर मतलब खाली एसिड एसिड ही रहेगा ना आपके पेट में, बराबर ना? आप हर दिन खा रहे हो तो एचसीएल आ रहा है, उसको एचसीएल आता क्यों, आपको पता है? पता है एचसीएल का यूज? ये था 10th या 9th में था एचसीएल का यूज। एचसीएल में इतना हीट होता है, वो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है कि किसी भी चीज को अपने अंदर 2 मिनट में डिसॉल्व कर लेता है। और हम लोग कैसे, आपको पता है ना, इतने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत सारे तो अननोन है, पर पता है कि नहीं पता ये बात? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो अगर आप मुंह खोल के रखोगे तो मुंह में जाता होगा ना, ऑब्वियसली जाता होगा, पेट में भी जाता होगा।
तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl उसको सारे ऑर्गेनिजम्स वगैरह सबको किल करता है, बिकॉज जो अपना एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ से होता है, कहाँ से होता है एब्जॉर्प्शन? नहीं हुआ अभी चैप्टर्स, अब 12th में हुआ कुछ भी। एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है? सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है खाने का? स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। क्यों? हाँ ये बताया थी एसिड का। तो अगर आपने कुछ भी बैक्टीरिया वगैरह खा लिया तो वो भी एब्जॉर्ब हो जाएगा ना स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके लिए स्टमक में एसिड के साथ वो खाना बहुत देर तक रुकता है, वो न्यूट्रलाइज करता है, और उससे ज्यादा वो इंटेस्टाइन में और टाइम के लिए रुकता है। क्यों? ताकि उसको प्रॉपर वो एब्जॉर्ब कर सके। तो अगर उसमें स्टमक में एसिड नहीं रहेगा, वो सारे माइक्रोब्स को किल नहीं कर पाएगा, तो वो माइक्रोब्स क्या करेंगे, अपना ही मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बाहर निकालेंगे और हमारी बॉडी उसी को एब्जॉर्ब करेगी। इसके लिए उनको कंप्लीट किल करना, पूरा बाहर निकाल देने का काम एसिड का रहता है, वो स्टमक में होता है। चलो ठीक है, हो गया। बायोकेमिस्ट्री देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस बताओ। अब थोड़ा फिजिक्स पढ़ा दो। आई नो, फिजिक्स तो मुझे इतना ही पता है। ट्रेन में आपको बताया था मैंने, ट्रेन में ब्रेक होता है। हाँ कैसा होता है बताया था? नहीं, वो नहीं बताया था। ट्रेन में हाँ, ब्रेक होता है। होता है ना। हाँ, जैसे अपने साइकिल में और बाइक में होता है वैसा ब्रेक होता है। वैसा नहीं। तो ट्रेन में ब्रेक कैसे लगता होगा? वो अप डाउन करने का रहते हैं। क्या अप डाउन? अब ये मत बोलना साइकिल में ब्रेक कैसे लगता है। अब ये मत बोलना मैम आगे जो पकड़ने वाला रहता है उसके पीछे जो ब्रेक रहता है उसको दबाने से ब्रेक लगता है। वो सबको पता है। बट होता क्या है, जब आप वो ब्रेक प्रेस करते हो तो वो देखो ना, एक वायर रहता है, वो टायर के पास एक कुछ तो चिपका रहता है, उसको खींचता है तो वो जो रबर मैम रहता को है जो। लॉप है, हाँ, रबर लॉप ऐसा नाम है। कुछ तो रहता है, क्या बोलते हैं उसको मुझे भी नहीं पता, रबर का रहता है। वो टायर से चिपकता है, जब टायर से चिपकता है तो फ्रिक्शन की वजह से गाड़ी रुकती है, बराबर ना? वो तो 4 व्हीलर में रहते हैं। और क्या, बाइक में भी, साइकिल में, सब में यही है। देखा नहीं वो है ब्रेक पतला प्रेस? सा वायर रहता है उसमें हाँ, साइकिल पतला में। सा वायर रहता है, लेकिन जो पहिया रहता है, ट्यूब रहता है, क्या बोलते हैं, टायर रहता है, उसके पास जा देखो ना, वो जाके चिपकता है जब हम लोग दो साइकिल से। रबर जैसे रहते साइड हाँ, वो में दोनों रबर जाके साइड। चिपक जाता है, देखा है ना सबने ये? यस मैम। यस तो मैम। ट्रेन में ऐसा होता है क्या? ट्रेन नो कैसे मैम। रुकती होगी? ट्रेन कैसे रुकती होगी फिर? हाँ, ट्रेन रुकती कैसे है फिर? ट्रेन में अगर ऐसा, ट्रेन में ऐसा मैकेनिज्म एप्लीकेबल हो सकता है क्या? ट्रेन के पहिए टायर के नहीं होते हैं, रबर के नहीं होते हैं, मतलब। हाँ, बोलो। मैम में हाँ, हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं क्या? क्या होते हैं? हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक। तो वो कैसा मैकेनिज्म करेगा? चलो मान लिया, मुझे ऐसा उतना तो आइडिया नहीं है हाइड्रोलिक के बारे में, बट वो कैसा मैकेनिज्म करेगा, क्या करेगा, वो कैसे ब्रेक लगाएगा? बोलो। क्या पता मैम, मेरे को पता नहीं, मैं तो बोल रही हूँ खाली ऐसे। अरे बाकी लोग तो बोलो। नहीं पता। मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है, बहुत पहले पूछा था मैंने ये मतलब हम लोगों से पूछा गया था, मुझे तब बताया था, शायद मैं 8th या 9th में थी। तो मुझे पूरा तो नहीं याद है क्योंकि उसके बाद मैंने कभी फोकस ही नहीं किया। उसमें कुछ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का खेल होता है। मतलब जो ये है अपना, क्या कहते हैं, पहिया, क्या बोलते हैं, ट्रैक, अपना लोहे का ट्रैक, और जो ट्रेन का ये है पहिया है, व्हील। व्हील। ओके, ये नॉर्मल जब तक इलेक्ट्रिक सप्लाई करो गोल 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 घूमते हैं, ठीक है? क्योंकि ऊपर देखो इलेक्ट्रिक का वायर जाता है ना, अपना इलेक्ट्रिसिटी का यस कनेक्टेड रहते मैम। हैं ना, तब तक वो गोल गोल घूमता है। जैसे इसको मोटरमैन को ट्रेन रोकना रहता है, वो इलेक्ट्रिक सप्लाई कैंसिल करता है। जैसे इलेक्ट्रिक सप्लाई कैंसिल करता है तो अपने को पता है ना,
पहिए में और ट्रैक में कुछ मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है, मैग्नेट की तरह चिपकते हैं, और जब वो मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से वो उस पर चिपकता है और ट्रेन धीरे धीरे रुकती है। हाँ, और जब तक वो फिर वापस जैसे ट्रेन चलना वो वापस से इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑन करता है, तो इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑन करने की वजह से जो उसका मैग्नेटिक अट्रैक्शन है वो वीक होने लगता है, फिर वो मैग्नेटिक मतलब जो अट्रैक्शन है पूरा वीक हो जाता है, और फिर ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से दौड़ने लग जाती है। ये मैकेनिज्म है, और कुछ होगा और डीप में, बट ऊपर ऊपर से यही है। मैम वो हाँ। चेन पुलिंग टाइम क्या होता है? वो चैन पुलिंग से ट्रेन रुकती है, हाँ सब मानते हो ये बात? हाँ रुकती है। चैन आप पुलिंग करोगे ट्रेन रुक जाएगी। हाँ रुक जाएगी, बट फास्ट रहेगी तो नहीं रुकेगी। वो रुकेगी बट थोड़ा दूर जाके रुकेगी। मुझे ऐसा लगता है कि जो चैन पुलिंग है वो एक इमरजेंसी बेल है, जो जस्ट मोटरमैन को एक सिग्नल देता है कि किसी को बहुत ज्यादा इमरजेंसी, आप ट्रेन रोको। यस, एम आई नहीं राइट? मैम, वो ऐसा नहीं है, अपने डब्बे के बीच में जो गैप होता है ना, उसमें कुछ तो हाँ, जुड़ा होता है, तो कुछ तो निकल जाता है, फिर वो रुकती है। क्या बात कर रहे हो? यस मैम। सीरियसली सब एग्री कर रहे हो? हाँ मैम। मुझे ऐसा लगता है कि जब वो चैन, अगर उन्होंने चैन पुलिंग का सिस्टम बनाया है, वो थोड़ा सा अलग इसलिए बनाया है, जो भयानक थोड़ा सा दिखता है कि पुलिंग है, क्योंकि अगर उन्होंने बटन बनाया होता ना तो हर कोई बेल ही बजाता ट्रेन रोकने के लिए, बराबर ना? और ट्रेन रोकना कोई आसान बात है? नहीं। तो इसके लिए उन्होंने चैन पुलिंग सिस्टम बनाया। चैन पुलिंग सिस्टम में क्या, सिर्फ मोटरमैन को ही मालूम पड़ता है कि किसी को बहुत ज्यादा अर्जेंट है और वो चाहता है कि ट्रेन रुके, और वो ही ट्रेन रोक सकता है, क्योंकि सप्लाई कट सब उसके हाथ पे ही है। ऐसा हाँ देखना मैम, अच्छा ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा डायरेक्टली अब मालूम पड़ा, आप खुद से मालूम पड़ा, आपने सब सेटिंग वेटिंग करके रखा है पूरा टेररिस्ट अटैक वटैक का, और आपने चैन पुलिंग अपने मन से खींच दिया, अपने मन से ट्रेन रुक गया, अटैक हो जाएगा? नहीं। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो पोर्टरमैन का ऊपर है कि वो ट्रेन रोकेगा कि नहीं रोकेगा। ऐसा, चलो ठीक है, ट्रेन से बाहर आते उसके हैं। बाद ही वो आता है, फिर उससे पैसा लेता है, फाइन, चेन दिया है खींचने मतलब का। आप लोगों ने? दिया है? नहीं नो मैम, ऐसा नहीं, पता है वो। पता है। चलो मुझे स्ट्रॉन्ग वेज बताओ। NaOH। वेरी गुड। NaOH हो गया है तो कॉमन है, KOH दोनों तो रट्टा ही रहता है। वीक बेस मुझे तो एक ही पता है सीरियसली, अमोनिया। आपको और कोई पता है? नो मैम। पता होगा बट ये नहीं पता होगा कि वही वीक बेस होगा। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, बराबर बोला ना मैंने? ओके, सबने नोट डाउन किया? यस। अब स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर बात करें तो ये क्या होगा, कंप्लीटली डिसोसिएट होगा कि क्या होगा? कंप्लीटली डिसोसिएट। ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। ये वाला पार्शियली। पार्शियली। स्ट्रॉन्ग वाला अगेन कंप्लीटली। और ये वाला हाँ, नहीं आया है, अभी नहीं आया है। ओके, ये सबने नोट डाउन किया इतना? और जब भी कंप्लीटली डिसोसिएट होता है तो सिंगल एरो लगाते हैं या डबल? सिंगल। सिंगल लगाते हैं, क्योंकि कंप्लीट, और पार्शियली में डबल। डबल। सेम यहाँ पे भी ऐसे लिख लो, आप लोग ऑलरेडी पता है बट लिख लो खाली। ओके, ये सेंटेंस लिखना, कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर और एक्वस मीडियम, हाँ, पार्शियली डिसोसिएट इन एक्वस मीडियम और वाटर, ऐसा करके लिखो ना प्लीज। डन। अपना लेक्चर कब तक है? 7:30। 7:30। डोंट वरी, हम स्लो स्लो पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। ये इतना ही पार्ट था। अब अपने को स्टार्ट करना है कुछ डिराइव टाइप, डेरिवेशन टाइप है, लेकिन इतना इजी है ना ये डेरिवेशन कि एक आपने एसिड का कर लिया तो बेस का अपने आप हो जाएगा, और अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सच में थोड़ा ढंग से पढ़ा है ना तो ये कुछ नहीं है। चलो अब ये इंपॉर्टेंट, कहते हैं ना, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हो रहा है। डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अब तक टाइम पास था इंट्रो का। डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर
of weak acid and weak base. लिखिए ये हेडिंग। तो मैं यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड का लिखूंगी और इस साइड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस का लिखूंगी। ओके, अभी सिंपल आपको ध्यान रखना है, हमने थियरी वेरी पढ़ी तीनों, उसमें से अपने को एक चीज मालूम पड़ी कि एसिड क्या कंटेन करता है, हाइड्रोजन की OH। एसिड क्या कंटेन करता है, H+। तो लेट्स कंसीडर कि HA आपका एक कोई तो एसिड है। मैंने HA ही क्यों लिया, बिकॉज मुझे H दिखाना है, क्योंकि हमको पता है एसिड में H+ होता है। और ये वीक है तो रिवर्सिबल एरो लगेगा कि सिंगल, रिवर्सिबल, डाउट नहीं। तो जब HA का डिसोसिएशन होगा तो क्या बनेगा, बताओ, ट्राई करो। H+A-। या वेरी गुड, H+ बनेगा प्लस A- बनेगा। इसमें किसी को डाउट कोई, बराबर। H+ क्या है, आपका प्रोटॉन है, और A- क्या है, मैं इसको कॉन्जुगेट बेस बोल सकती हूँ अपने हिसाब से, क्योंकि A ने क्या किया है, अपना प्रोटॉन लॉस कर दिया है। तो अब वो एसिड रहेगा क्या, नहीं, तो एसिड नहीं है, इसका मतलब वो कॉन्जुगेट बेस है। ये समझा? Yes, ma'am। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। मुझे इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना। डिसोसिएशन कांस्टेंट कभी वर्ड सुना है पहले? ऑफ कोर्स सुना है, ना तो बोलना मत। क्या होता है, बोलो। के डिसोसिएशन कांस्टेंट के से रिप्रेजेंट करते, पता है ना, कांस्टेंट डिसोसिएशन हमने पढ़ा है, इसमें काइनेटिक्स में पढ़ा है शायद। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो क्या लिखूं, बोलो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बताओ इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A-। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बोलो, HA। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया। हम एसिड के लिए, वीक एसिड के लिए निकाल रहे हैं। यस, इसमें कुछ टफ है? हाँ, अभी बेस के लिए, बेस वो है जो OH कंटेन करेंगे। तो हमने A के लिए एसिड है, A म्हणजे एसिड और H मतलब कि एसिड H कंटेन करता है। तो बेस के लिए क्या लिखूं, B, और B क्या कंटेन करता है, OH। तो OH बाद में लिखेंगे। आपको समझा? A मतलब एसिड, यहाँ पे A मतलब एसिड और एसिड कंटेन करता है प्रोटॉन। B मतलब बेस और बेस कंटेन करता है OH। ये डिसोसिएट होगा तो क्या देगा, B plus OH minus. वेरी गुड, B प्लस OH माइनस। ओके, अब BOH ये आपका बेस है, बेस ने अपना OH माइनस बेसिसिटी खो दी है, तो ये क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। KB मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस, क्या होगा, सेम है, बोलो, जैसे एसिड का था सेम बेस का है, बोलो ना। B plus OH minus upon BOH. वेरी गुड, B प्लस OH माइनस अपॉन BOH। तो ध्यान रखना है ऐसे वीक एसिड के लिए और वीक बेस के लिए, अगर आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने बोला है तो सिंपल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होगा। ओके, यस, ये समझा सबको, इजी था? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करूं? पक्का समझा डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए के बी। ए बी मतलब बी, ए मतलब एसिड, H लिखा है क्योंकि एसिड हाइड्रोजन कंटेन करता है, बी मतलब बेस, बेस OH कंटेन करता है, वो सब।
नेक्स्ट पॉइंट, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ सबसे इम्पोर्टेंट लॉ है इस चैप्टर में। पहला इम्पोर्टेंट था वो तीनों का थियरी, दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर, और तीसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओसवाल्ड है ना कि टी है, डी है शायद, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओके, स्टार्ट करूं? यस मैम। ओके, डोंट वरी, ये इतना इजी है ना कि तुरंत समझ में आएगा, तुरंत समझ में आएगा। अपने को ये भी वीक एसिड के लिए भी करना है और वीक बेस के लिए भी करना है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वीक एसिड का कराऊंगी और आप मुझे खुद वीक बेस का करके दोगे। कैसे? यहाँ पे कैसे किया था? एसिड के लिए सेम है, बेस का भी सेम तरीका है, बस बी ए की जगह आपको एसिड की जगह बेस रखना था। कैसे? आपने ये खुद से मुझे बताया मैम ऐसे आएगा, कैसे बताया? क्योंकि आपने एसिड का रेफरेंस लिया ना, और पूरा सेम ही है, वो खाली बस एसिड की जगह बेस डाला है, बराबर। यस मैम। तो सेम मैं आपको एसिड का करूंगी, फिर पेन का कलर चेंज करके उसी में बेस का कराऊंगी, ठीक है। तो एसिड का ज्यादा फोकस्ड रहो। स्टार्ट करती हूँ, मैं वापस से लिखूंगी। हाँ, वीक एसिड के लिए आप लिख रहे हो, इन्होंने साइंटिस्ट का नाम कुछ FW ओसवाल करके है, और उन्होंने 1888 में बताया था इस थियरी को, ठीक है। जो भी जन्म हुआ था कि थियरी को बताया था वो भी पता नहीं है, खाली नाम ध्यान रखो ओसवाल का। वीक एसिड है तो चलो मान लिया मैंने, जैसे ऊपर लिया था वैसे ही HA ले रही हूँ। A म्हणजे एसिड और H मतलब कि एसिड के पास H होता है, प्रोटॉन होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन डाल रही हूँ, डिसोसिएट होके H प्लस प्लस A माइनस फॉर्म हो रहा है। एंड वी नो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट अब भी हमने निकाला, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन H। इतना किसी को कोई डाउट? No, यस, ma'am. सेम था पहले वाला। अब देखो, अब हमारा जो चैप्टर है वो केमिकल इक्विलिब्रिया का है। यस, चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रिया का है ना अपना। तो अब अपने को इक्विलिब्रियम निकालना है। अब तक हमने फालतू फालतू इंट्रोडक्शन देखा, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि जो हमने ये एसिड लिया कोई भी XYZ और उसका डिसोसिएशन किया तो H प्लस A माइनस आया, वो एसिड हमने कितना लिया था? तो चलो ध्यान से सुनो खाली, कि हमने इसका 1 मोल लिया था, 1 मोल में जितना भी आएगा, और मान लेते हैं कि उसका वॉल्यूम 1 मोल लिया, उसका वॉल्यूम कुछ तो वॉल्यूम DM क्यूब आया है और कुछ नहीं। ओके, कुछ तो वॉल्यूम है उसका, और 1 मोल के लिए हम कर रहे हैं खाली इतना। अभी देखो, आपको ये निकालना सिखाया मैंने, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताया मैंने, अल्फा बताया है, यस मैम। बताया है शायद से, हाँ बताया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताया। ओके, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है कि आपका कितना नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट हो गया है अपॉन टोटल मोल कितना था, बराबर? बराबर कि नहीं? Yes, ma'am. यस, ये आपका ये हो गया। बट ध्यान से बात सुनो, अल्फा में आपको ये निकाला जाता है कि नंबर ऑफ मोल्स कितना डिसोसिएट हो गया है, बराबर। लेकिन ये अपना वीक एसिड है, इसमें डिसोसिएट आयन ज्यादा होंगे कि अनडिसोसिएट आयन? यस, बोलो, डिसोसिएट ज्यादा होंगे कि अनडिसोसिएट? Undissociate. अनडिसोसिएट। क्यों अनडिसोसिएट वाले ज्यादा होंगे? Weak इसलिए. वीक है, ये सबको समझा? यस और नो? मुश्किल है थोड़ा सा। मैं ये बोल रही हूँ
कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, ठीक है, तो उसमें अपने को पता है उसका अल्फा क्या रहेगा और एक वीक एसिड है उसका अल्फा क्या रहेगा, पहले अपने को ये समझना है, ठीक है। मैं वापस से बता रही हूँ, अगर आपका कोई अच्छा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, पूरा डिसोसिएट हो रहा है, तो चलो मान लिया मैंने एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, टोटल 100 मोल लिया और 100 का 100 मोल डिसोसिएट हो गया, तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी, बोलो, 1 आएगी। ये मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया। चलो मान लिया मैं कोई वीक एसिड ले रही हूँ और उसमें कि 10 ही डिसॉल्व हो पाए या डिसोसिएट हो पाए आउट ऑफ 100, तो उसकी अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी, बोलो, हाँ, 0.1। 0.1। तो अपने को ये तो समझ में आया कि जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा वैल्यू 1 आएगी, बराबर। 1 से ज्यादा वैल्यू आ सकती है मैक्सिमम, बोलो, नो मैम। नहीं, अगर आप 100 की जगह 20 मोल भी लोगे और 20 का 20 मोल डिसोसिएट होगा तभी भी वैल्यू 1 आएगी, मतलब मैक्सिमम वैल्यू 1 आ रहा है। तो इसका मतलब अगर आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 आ रहा है तो देख के मालूम पड़ना चाहिए आपको कि हाँ इसमें आयन कंप्लीट डिसोसिएट हुए हैं। अगर मैं कह रही हूँ आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.7 आया है, मतलब थोड़ा सा कम, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.5 आया है तो आधा डिसोसिएट होगा, आधा नहीं हुआ होगा। अगर अल्फा की वैल्यू 0.1 आई है तो बहुत कम, और अगर अल्फा की वैल्यू 0.0023 आई, इसका मतलब समझ लो डिसोसिएट हुआ ही नहीं होगा। समझा आपको, अब अल्फा की वैल्यू से रिलेट कर पा रहे हो, यस। यस मैम। तो मैक्सिमम अल्फा की वैल्यू कितनी हो सकती है, कितनी हो सकती है, 1। 1, और कम से कम 0 में कितना, मतलब 0 से लेके 1 के बीच में ही अल्फा की वैल्यू आएगी, और जितना 1 वैल्यू हो, 1 के पास वैल्यू है, उतना वो ज्यादा अच्छा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। जितना 1 से कम होता जाएगा टुवर्ड्स 0, उतना ही समझ लो वो वीक एसिड है और बहुत गंदा डिसोसिएट हो रहा है। ओके, ये समझा सबको, यस और नो, यस मैम। पक्का। अब देखो, यस मैम। तो चलो मान लिया मैंने कि जो डिसोसिएट हुआ वो तो अल्फा था, मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो तो अल्फा था। लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ कितना अनडिसोसिएट है तो कैसे निकालोगे डिग्री ऑफ अनडिसोसिएशन वाला, माइनस अल्फा। पक्का, यस, क्योंकि अपने को पता है टोटल वैल्यू 1 है, 1 से ज्यादा होने वाली नहीं है, तो 1 माइनस अल्फा करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कितना अनडिसोसिएट है, मतलब डिसोसिएट हुआ ही नहीं है। तो टोटल डिसोसिएट अल्फा और अनडिसोसिएट 1 माइनस अल्फा। ओके, मतलब इसको मैं प्रैक्टिकली आपको बता रही हूँ। चलो मान लिया कि मैंने आपको, हम वीक एसिड के ऊपर ही पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपको 50 टोटल मॉलिक्यूल दिया जिसमें से सिर्फ 5 ही मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो पाया, तो उसका अल्फा वैल्यू क्या रहेगा, बोलो, क्या करूं मैं अल्फा निकालने के लिए, एक बार रिपीट करो। 50 मोल है, उसमें से सिर्फ 5 डिसोसिएट हुए, तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या रहेगा, 0.1। हाँ 5.5 डिवाइड बाई 50 ना, कितना मोल डिसोसिएट हुआ है अपॉन टोटल कितना था, तो वैल्यू क्या आएगा 0.1। 0.1, मतलब इसका अल्फा 0.1 है, इसका मतलब इसमें कितना डिग्री डिसोसिएशन है, सिर्फ 0.1 ही डिसोसिएट हो पाया है, और कितना डिसोसिएट नहीं हो पाया है 0.9। 0.9। वो अगर आपको निकालना है कि ये डिसोसिएशन का कांस्टेंट है और कितना नॉन डिसोसिएट या अनडिसोसिएट है, तो वो इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा, तो 1 माइनस 0.1 यानी कि 0.9 आपका डिसोसिएट नहीं हुआ है,
सिर्फ 0.1 ही डिसोसिएट हुआ है। तो समझा, 0.1 आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, 0.9 आपका डिग्री ऑफ अनडिसोसिएशन है। ये कंसेप्ट क्लियर? यस मैम। पक्का? पक्का ना? मैं एक बार रिपीट अच्छा कोई बात नहीं, हम इसको फ्रेश लेक्चर में स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? क्योंकि इसके बाद थोड़ा बड़ा बड़ा ऐसा है, बट वो बहुत इजी है, मुझे फ्रेश माइंड चाहिए। ओके, अब मैं मैम से थोड़ा तबीयत ठीक हो गई है मेरी, तो मैं अपना लेक्चर अब कंटिन्यू ऑलमोस्ट रखवाने वाली हूँ। अगर आप लोग को चलेगा तो क्लासरूम लेक्चर चलेगा क्या कि नहीं? जैसा ओ बोलो। मैम, ऑनलाइन? यस मैम। अच्छा ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। तो अब तक मैं अपना लेक्चर जानबूझ के कम ही रखवा रही थी, बिकॉज थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। तो अब मेरे लेक्चर्स रहेंगे स्पेशली ये चैप्टर खत्म होने तक, ठीक है? यस, ओके, यस मैम। ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं भी मैम को बोलती हूँ कल, नहीं तो परसों ही रहेगा, और कंटिन्यू मेरे लेक्चर्स रहेंगे जब तक कि चैप्टर खत्म नहीं होगा। ओके, और मैम ने शायद पेपर लिया है चेक करने का, तो अभी मैम के पास ही है। जैसे मैम मुझे देंगी तो मैं एक दिन में ही चेक कर लूंगी इसको, तो मैं आपको उसके मार्क्स भी बता दूंगी, ठीक है? यस, ओके। तो इतना जितना पढ़ाया है एटलीस्ट उतना प्लीज ध्यान से रखना दिमाग में, कि 3 ये है, इसमें थियरी है और डिसोसिएशन कांस्टेंट पढ़ा है और एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर पढ़ा है, ठीक है ना? यस, ओके, यस मैम। ठीक है, चलेगा। तो आप लोग अब लेक्चर छोड़ के जा सकते हो, यू कैन लीव नाउ। बाय बाय।